Hello evaluated aspirants, welcome to our channel Sri Mangesh Science Academy. Today we are dealing with the last syllabus point of unit first, that is teaching and training. तो उसका लास्ट सिलेबस पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, है ना। तो तो फैक्टर्स टीचिंग में क्या क्या अफेक्ट करते हैं। तो जैसे कि टीचिंग में और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन होता है। एक होता है टीचर, दूसरा होता है लर्नर, तीसरा होगा सपोर्ट मटेरियल, जिस मटेरियल से हम सपोर्टिंग मटेरियल से हम लर्निंग या टीचिंग कर रहे हैं वो। फोर्थ वन होगा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, जिसमें हम जैसे हो गया क्लासरूम। फिफ्थ वन होगा लर्निंग एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में टीचिंग जारी है तो वो एनवायरनमेंट। सिक्स्थ वन इज़ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। तो वन बाय वन हम देखेंगे। टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं। टीचर शुड बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ही शुड बी वेल वर्स्ड इन दैट सब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा कि टीचिंग प्रोफिशिएंसी, वो टीचर बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करने चाहिए कंसेप्ट जो भी है, और उनको अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स अप्लाई करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लर्नर्स। उनको क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो वो टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए। उनका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए लर्नर्स की तरफ। उनको टीचिंग में पैशन होना चाहिए, एंथुजियास्टिकली उनको पढ़ाते आना चाहिए, है ना। तो एटीट्यूड एंड पैशन होना चाहिए उनमें। उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो अगर कम्युनिकेशन वर्बल नॉन वर्बल या अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से होगा तो ही लर्नर्स उसे समझ पाएंगे। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से होना चाहिए। देन पर्सनल ट्रेट्स रिलेटेड टू टीचर, माने टीचर के पर्सनल कुछ चीज़ें कैसी होनी चाहिए। एम्पैथी, उनको लर्नर्स का फीलिंग सुनने समझने में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। उनको पेशेंस होने चाहिए लर्नर्स के प्रति, है ना। और उनको एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उनका टीचिंग डिपेंड ऑन डिफरेंट लर्निंग एनवायरनमेंट्स, डिफरेंट नीड्स ऑफ द लर्नर्स, उसके हिसाब से उनका टीचिंग एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। देन उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना अच्छा उनका कम्युनिकेशन रहेगा, उतना अच्छा उनका क्लासरूम मैनेजमेंट रहेगा, उतना अच्छे से वो टीचिंग मेथड्स अप्लाई कर पाएंगे। सो दीज आर द फैक्टर रिलेटेड टू द टीचर। देन नेक्स्ट कम्स लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है। जैसा टीचर रिलेटेड तो लर्नर भी, लर्नर्स कैसे चाहिए। अगर लर्नर्स अच्छे से जो टॉपिक कल पढ़ाया जाना चाहिए, आज पढ़ाने का प्लानिंग हुआ है, तो उसके बारे में वो भी कुछ बैकग्राउंड पढ़ाई करके आए हो, उसकी तैयारी करके आए हो, तो अच्छे से लर्निंग हो सकता है। देन अगर लर्निंग स्टाइल्स, उनके जो प्रेफरेंसेस है लर्निंग स्टाइल्स के, उस हिसाब से भी लर्निंग अफेक्ट करता है। जैसे कुछ को विजुअल में समझ में आएगा, किसी को ऑडिटरी में, किसी को रीडिंग राइटिंग, किसी को एनेस्थेटिक, तो इस हिसाब से उनके क्या प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से भी लर्निंग अफेक्ट करता है। फिर मोटिवेशन, उनका इंटरनल मोटिवेशन है या नहीं। उनकी जैसे कि लर्नर्स का मोटिवेशन कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड रहता है, उस हिसाब से भी लर्निंग इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव स्किल, कुछ लोगों का मेमोराइजेशन अच्छा होगा, थिंकिंग एबिलिटी अच्छी होगी, कुछ लोगों का रीजनिंग अच्छा होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, तो उस हिसाब से भी कॉग्निटिव स्किल्स उनके अच्छे बुरे हो गए तो उस हिसाब से भी लर्निंग इफेक्ट करेगा। देन इमोशनल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस, इमोशनली लर्नर फिट है या नहीं, इमोशनली अगर वो डिस्टर्ब्ड है, एंग्शियस है, तो भी लर्निंग इफेक्ट हो सकता है। देन सोशल इन्फ्लुएंस, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, तो उसकी सोशल वैल्यूज़ उस हिसाब से तैयार होगी, सोशल बैकग्राउंड उसका कैसा है उस हिसाब से उसका बिहेवियर रहेगा, तो उस भी लर्निंग अफेक्ट करेगा, है ना। तो ये हो गए लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर। देन सपोर्ट मटेरियल, तो सपोर्ट मटेरियल में क्या आता है, जैसे कि टीचिंग एड्स, विजुअल्स, है ना। जैसे विजुअल्स में क्या आएगा, ग्राफ हो, डायग्राम्स हो, पिक्चर्स, ये सब विजुअल्स में आएगा। देन कुछ मॉडल सिमुलेटर जो है वो आएंगे। देन मल्टीमीडिया कुछ आएगा। ये सब चीज़ें भी जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेवेंट मटेरियल होना चाहिए, है ना। अगर उससे रिलेवेंट नहीं होगा तो कोई यूज़ का नहीं है। और उस मटेरियल की क्वालिटी भी वेल डिज़ाइन एंड हाई क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। अगर ये भी अच्छा रहेगा सपोर्टिव मटेरियल तो ही लर्निंग टीचिंग अच्छा होगा, है ना। देन नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी माने जहाँ हमने पढ़ाना है, तो कौन सा है, क्लासरूम सेटअप। क्लासरूम में अच्छा वेंटिलेशन है नहीं, अच्छी लाइटिंग है नहीं, सिटिंग पोजीशन कैसा है, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है अच्छी टीचिंग के लिए, है ना। तो ये हो गई इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी रिलेटेड। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, ये सब है या नहीं।
इंटरनेट है या नहीं, अगर ये भी रहेगा तो ये अच्छी टीचिंग में कंट्रीब्यूट करता है ना। और रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी, जैसे एक्सेस टू लाइब्रेरी है या नहीं, एक्सेस टू लेबोरेटरी है, तो भी कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, कुछ चीज़ें दूसरे बुक्स में रेफरेंसेस ढूंढ के भी हम उस चीज़ के बारे में और अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ भी ये सभी अच्छा होना ज़रूरी है टीचिंग के लिए, है ना। तो ये अफेक्ट करते हैं टीचिंग। देन लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसा कि लर्निंग एनवायरनमेंट आपको बताया, क्लासरूम में जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। अगर क्लासरूम का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव सपोर्टिव नहीं होगा तो वहाँ पे भी लर्निंग अफेक्ट हो सकता है ना। तो क्लास साइज अगर छोटा है तो मोर अटेंशन विल बी देयर ऑन द लर्नर्स और स्टूडेंट्स, उन लोगों को भी अच्छे से डाउट पूछने में और उसको जल्दी और उसको भी अच्छे से सॉल्व करने में टीचर्स को भी आसानी होती है। देन डिस्ट्रैक्शन, नॉइस, अगर वहाँ कुछ नॉइस आ रहा है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, तो स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी डिस्ट्रैक्शन, नॉइस, लर्निंग एनवायरनमेंट अगर नॉइजी है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो भी फैक्टर, इट विल बी अफेक्टिंग फैक्टर फॉर द लर्निंग। देन टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, अगर टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन सही नहीं है ना, तो टीचर तो लर्निंग सही नहीं हो पाएगा। तो टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन सही रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक फैक्टर है जो टीचिंग अफेक्ट करता है ना। देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या है कि स्कूल की पॉलिसीज़ कैसी है रिगार्डिंग करिकुलम, किस तरह का करिकुलम सेट किया गया है, वो अगर सही होगा लर्नर्स के हिसाब से तो एक अगेन इट फैसिलिटेट्स गुड टीचिंग, है ना। और उसका असेसमेंट भी, जो असेसमेंट मेथड्स है वो भी अगर सही रहेंगे, करिकुलम सही रहेगा तो टीचिंग और अच्छा होगा और लर्निंग भी स्टूडेंट लर्नर्स का अच्छा होगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, अब ये स्कूल लीडरशिप सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, दिस इज स्पेशली टीचर्स के लिए मायने रखता है। अगर उनका अच्छा सपोर्ट रहेगा तो द करियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द टीचर्स, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे हो सकती है। देन इंस्टीट्यूशनल कल्चर, अगर वो इंस्टीट्यूट में जो कल्चर है वो अगर पॉजिटिव कल्चर है, इनोवेशन का कल्चर है, तो भी टीचिंग अच्छा हो सकता है, लर्निंग भी अच्छा हो सकता है ना। नेक्स्ट वन इज़ पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अगर जैसा कि हम अभी देखते हैं पेरेंट्स मीटिंग वगैरह बहुत से स्कूलों में, कॉलेज में होता है, तो वो क्यों ज़रूरी है? अगर जो कोलैबोरेशंस ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूट्स टू सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। अगर पेरेंट्स आते जाएंगे तो उनके फीडबैक्स आएंगे, फिर उस अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशन भी अगर उनका कुछ लैक्यूनाज है तो वो करेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होता है, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बनता है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कौन से टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, सपोर्टिव मटेरियल रिलेटेड फैक्टर्स, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज रिलेटेड, देन लर्निंग एनवायरनमेंट, देन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग और बेड साइड टीचिंग, है ना। तो ये जो एनटीटी एग्ज़ाम, एनटेट एग्ज़ाम जो है ये आयुष डॉक्टर्स के लिए है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ क्लिनिकल टीचिंग ये सिलेबस पॉइंट जोड़ा गया है। इसमें आएगा फर्स्ट वन इज बेड साइड टीचिंग। बेड साइड टीचिंग माने क्या, इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, है ना। जो टीचिंग इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट की जाती है उसे क्या कहेंगे हम, बेड साइड टीचिंग। तो बेड साइड टीचिंग में क्या फोकस होता है, हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल्स एंड पेशेंट इंटरेक्शन। इसमें पेशेंट इंटरेक्शन और स्किल्स सिखाना ये बेड साइड टीचिंग में किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसमें गोल क्या है, डेवलप्स डायग्नोस्टिक एबिलिटीज़। तो इसमें गोल है कि स्टूडेंट्स का डायग्नोस्टिक एबिलिटी डेवलप होना चाहिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होने चाहिए, उनको फिजिकल एग्जामिनेशन की में प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ द गोल, है ना। तो अभी पेशेंट के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो माने टीचर्स उनको बताएंगे क्या क्लिनिकल स्किल्स कैसे, डायग्नोसिस कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। तो ये स्टूडेंट्स को वहाँ पे आ जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि स्टूडेंट्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स विल गेट, देन उनका इमीडिएट फीडबैक एंड प्रैक्टिकल लर्निंग हो, तो प्रैक्टिकल लर्निंग हो जाता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, तो इमीडिएट फीडबैक उनको मिल जाता है। देन व्हाट इज़ द लिमिटेशन, डिपेंड्स ऑन पेशेंट। अगर पेशेंट कंसेंट देगा तो ही हम इन प्रेजेंस ऑफ पेशेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा सकेंगे, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेंटेनिंग पेशेंट प्राइवेसी, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है ना। तो ये कुछ उसके लिमिटेशंस हैं बेड साइड टीचिंग के, है ना। देन नेक्स्ट वन इज केस प्रेजेंटेशन मेथड। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग क्या है, केस प्रेजेंटेशन मेथड।
स्टूडेंट प्रेजेंट्स पेशेंट हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेता है, उसका फिजिकल फाइंडिंग्स एग्जामिनेशन करते फाइंडिंग्स लिखता है और प्रपोज्ड मैनेजमेंट प्लान लिखता है ना। तो ये हो गया केस प्रेजेंटेशन मेथड। तो इसका गोल क्या है, इन्हांस द एबिलिटी टू कलेक्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन एंड आर्टिकुलेट क्लिनिकल रीजनिंग। माने तो पेशेंट का हिस्ट्री, द आर्ट ऑफ टेकिंग हिस्ट्री है ना, तो वो उसका इंफॉर्मेशन, पेशेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो उनका एबिलिटी है वो डेवलप होता है। उसमें क्लिनिकल रीजनिंग कैसे उसको उसमें जोड़ना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, वो भी उसका डेवलप होता है, दैट इज डेवलप करना है, दैट इज़ द गोल है ना। फिर इसका एडवांटेज क्या है कि इट इम्प्रूव स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट अगर वो लेगा, जो भी हिस्ट्री कलेक्ट करेगा, जो भी वो केस का स्टडी करेगा, वो प्रेजेंट करना है, तो उसका स्टडी प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, क्रिटिकल एनालाइजिंग स्किल्स उसकी अच्छी होगी है ना। तो इट इम्प्रूव स्टूडेंट प्रेजेंटेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स। देन व्हाट इज द लिमिटेशन, ये अगेन टाइम कंज्यूमिंग है, मे नॉट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट। सभी पेशेंट मैनेजमेंट सभी एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया केस प्रेजेंटेशन मेथड। देन थर्ड वन इज रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग माने कोई रोल मॉडल हम जैसा मानते हैं वैसा, हियर रोल मॉडल शुड विल बी टीचर। तो क्या करेंगे, टीचर कुछ क्लिनिकल स्किल्स या इंटरेक्शंस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। टीचर डेमोन्स्ट्रेट क्लिनिकल स्किल्स और इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रोल मॉडलिंग ना। तो इसका गोल क्या है, तो इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं टीचर स्टूडेंट के लिए। तो गुड बिहेवियर, बोथ बिहेवियर एंड क्लिनिकल एबिलिटीज है ना। तो अगर टीचर ही कुछ स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हैं, तो दैट विल सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द स्टूडेंट्स। मीन्स बिहेवियर कैसा रहना चाहिए क्लिनिकल साइड, क्लिनिकल एबिलिटीज़ कैसी रहनी चाहिए पेशेंट साइड जब हम रहते हैं तो। सो दैट इज़ द गोल। अब उसका एडवांटेज क्या है, इट अलाउज स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व रियल टाइम प्रोफेशनल कंडक्ट एंड टेक्निक्स। तो स्टूडेंट तो उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो रोल मॉडल कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे रहने चाहिए पेशेंट के साथ, प्रोफेशनल टेक्निक्स क्या यूज़ करनी चाहिए पेशेंट एग्जामिनेशन करते वक्त, तो ये रियल टाइम में पेशेंट स्टूडेंट्स या लर्नर्स सीखते हैं। तो अभी इसका लिमिटेशंस क्या है, इफेक्टिवनेस हाईली डिपेंडेंट ऑन रोल मॉडल। तो अभी रोल मॉडल माने टीचर ही है, तो जो टीचर क्लिनिकल एबिलिटीज़ बताएंगे, जो कंडक्ट वो करेंगे, तो वही रियल टाइम में स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो भी वैसे ही सीखेंगे। तो उसके लिए टीचर का ही कंडक्ट और क्लिनिकल एबिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए है ना। और वो अच्छी नहीं होगी रोल मॉडल की, तो फिर दिक्कत आ सकती। देन फोर्थ वन इज मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइज है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जैसे मिनी CEX। ये मिनी माने छोटा, क्लिनिकल इवेल्युएशन माने क्लिनिकली इवेल्युएट करना है स्टूडेंट्स है ना। तो मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइज ये क्या है, इट्स अ शॉर्ट फोकस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्पेसिफिक क्लिनिकल स्किल्स बाय स्टूडेंट बेड साइड। बेड साइड जो स्टूडेंट का हमें इवेल्युएशन करना है किसी एक स्पेसिफिक स्किल के बारे में, क्लिनिकल स्किल के बारे में है ना। तो कोई एक स्पेसिफिक क्लिनिकल स्किल वो स्टूडेंट को आता है या नहीं, ये जो हम बेड साइड इवेल्युएट करें, दैट इज कॉल्ड एज मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइज है। तो जैसा कि एग्जांपल किसी को डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आते हैं या नहीं, ये अगर हम बेड साइड वहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसका गोल क्या है, टू असेस स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी एंड प्रोवाइड इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो उसमें स्पेसिफिक स्किल उसको आता है नहीं, ये देखना है, ये उसका गोल है, और उसको इमीडिएट फीडबैक हम दे सकते हैं, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या है, ऑफर्स टारगेटेड असेसमेंट ऑन पर्टिकुलर क्लिनिकल स्किल है ना। तो वो पर्टिकुलर स्किल ही उसका टारगेटेड उसका असेसमेंट होता है, तो ये उसका एडवांटेज है। इसके लिमिटेशंस क्या है, नैरो स्कोप है ना। इसमें क्या है, नैरो स्कोप सिर्फ एक क्लिनिकल स्किल है, तो इसमें पूरा पेशेंट केयर वो करता है यानी उसको आता है नहीं, ये हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका लिमिटेशन, दैट इज मिनी क्लिनिकल इवेल्युएशन एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज 1 मिनट परसेप्टर मेथड, OMP। हाँ, ये बहुत अच्छे से लगेगा, जैसा कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। 1 मिनट परसेप्टर मेथड, OMP। 1 मिनट, 1 मिनट में हमें परसेप्ट करना है। क्या परसेप्ट करना है कि स्टूडेंट्स को हमने कोई एक क्लिनिकल सीनियर जैसा आता है, कोई पेशेंट से, तो उसका हमें क्लिनिकली उसको सिखाना है। तो 1 मिनट में हम कैसे कर सकते, तो ये क्या है, इट इज़ अ व्हाट इज द OMP 1 मिनट परसेप्टर मेथड क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड 5 स्टेप अप्रोच है ना। तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड है, 5 स्टेप अप्रोच है, ठीक है। टू क्विक
टीचिंग इन क्लिनिकल एनकाउंटर। तो जल्दी से पेशेंट है जब सिखाने के लिए ये 5 स्टेप अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। तो वो 5 स्टेप्स क्या है? पहले क्या है, आज स्टूडेंट टू कमिट टू अ डायग्नोसिस और प्लान। अगर कोई पेशेंट है तो पहले स्टूडेंट से पूछना है कि आप कोई डायग्नोसिस या प्लान बनाओ, फिर उस डायग्नोसिस या प्लान से रिलेटेड वहाँ पेशेंट में कुछ सपोर्टिव एविडेंस है नहीं वो देखो, फिर टीचर रिलेवेंट जनरल कंसेप्ट, फिर जो है टीचर वो केस के बारे में कोई जनरल कंसेप्ट उनको पढ़ाएगा रिलीवेंट, है ना। फिर रीइंफोर्स इन एस्पेक्ट, अगर रीइंफोर्स पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर जो पढ़ाए गए हैं जनरल कंसेप्ट रिलेटेड केस और उन्होंने जो डायग्नोसिस या प्लान बनाया था तो और उससे रिलेटेड अगर पॉजिटिव माने वो अगर करेक्ट है तो उनको रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड या प्रेज करना है और उनको गुड फीडबैक देना है। और अगर उसमें कुछ वो करेक्ट नहीं बता पाए हैं, कुछ मिस इनकंसेप्शंस है, तो उनको करेक्ट करना है, ठीक है। जो एरर्स है उसको करेक्ट करना है, जो सही बातें बोली है उसको रिवॉर्ड करना है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स, है ना। तो दैट इज 1 मिनट परसेप्टर मेथड, OMP। दीज आर द 5 स्ट्रक्चर टेस्ट, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ये क्विक है, स्ट्रक्चर्ड फीडबैक है ना, क्विक है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इट एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करता है। और इसका ड्रॉबैक क्या है, जो लेंदी कॉम्प्लेक्स केसेस है उसमें ये मेथड हमें अप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 1 मिनट परसेप्टर मेथड और OMP, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है, क्लिनिकल टीचिंग का क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड। तो ये क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड यूजुअली क्लिनिकल सेटअप्स में जब राउंड्स में जाते हैं MIPD में तब यूज़ होता है, जब टीचर आस्क अ क्वेश्चन, है ना, टू स्टिमुलेट डिस्कशन ऑन बेड साइड पेशेंट, है ना। तो टीचर क्या करता है कि बेड साइड गए तो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स को, तो सभी स्टूडेंट्स में डिस्कशन वो क्वेश्चन के बारे में होता है जब बेड साइड राउंड्स को जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ क्वेश्चन एंड डिस्कशन मेथड। तो इसका एम क्या है, नहीं सॉरी गोल क्या है, टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट। तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग, वो जो पढ़ा हुआ है, जो मालूम है, नॉलेज है, उसका क्रिटिकली थिंक करके, उसका अच्छे से थिंकिंग करके वहाँ अप्लाई करना है। तो इनको क्या है कि इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब जब क्वेश्चन पूछा गया है तो सब लोगों को वहाँ वो पेशेंट देखना पड़ेगा, उसके बारे में बोलना पड़ेगा, है ना। तो उनको एंगेज होना पड़ेगा वो पेशेंट के साथ और वो राउंड्स में। तो इट फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टूडेंट, है ना। देन इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, इट डेवलप प्रॉब्लम, इसका एडवांटेज क्या है कि ये डेवलप्स क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्लिनिकल रीजनिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, क्लिनिकल रीजनिंग डेवलप करता है क्वेश्चन डिस्कशन मेथड। अभी इसका लिमिटेशंस क्या है, सम स्टूडेंट्स में फील इंटिमिडेटेड। कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा बेड साइड कुछ पेशेंट के सामने, सब पीर्स के सामने पूछा हुआ, और पेशेंट को भी कभी कभी कंफर्टेबल नहीं लगता है, ये इसका लिमिटेशन होगा। 7th वन मेथड इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो टीचर क्या करेगा, डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगा स्टूडेंट जो कि कोई क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका गोल क्या है कि क्लिनिकल असेस करना है कि जो स्किल्स जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो स्किल्स है वो स्टूडेंट सही कर रहे हैं या नहीं, और उसके हिसाब से इमीडिएटली उसको फीडबैक देना है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरियाज नीडिंग इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो स्पेसिफिक एरिया, अगर वो जो कोई क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म कर रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, तो उसमें अगर कुछ चीज़ें सही से नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको इमीडिएटली फीडबैक दे सकते हैं, है ना। तो इसका लिमिटेशन क्या है, स्टूडेंट में फील नर्वस। तो अगर टीचर से देख रहे हैं वो कोई क्लिनिकल स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वो नर्वस फील कर सकते हैं, और वो उनको सब कुछ करने आता होगा तो भी कभी कभी सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना। तो ये है इसका लिमिटेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड लास्ट 8th वन इज केस बेस्ड डिस्कशन, है ना। इन डेप्थ, इसका मीनिंग क्या है कि जो इन डेप्थ डिस्कशन है अबाउट द केस विच इज़ मैनेज बाय द स्टूडेंट। जो कोई स्टूडेंट ने कोई केस मैनेज की होगी तो उसका इन डेप्थ डिस्कशन करना, दैट इज केस बेस्ड डिस्कशन। इसका गोल क्या है, इस स्टूडेंट का हमें जो है रीजनिंग, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ये हम इससे असेस कर सकते हैं, इसका गोल जो है ना। तो उसका एडवांटेज क्या है
कि पेशेंट का डीपर अंडरस्टैंडिंग होता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके प्रैक्टिस में वो कर सकता है। तो ये केस बेस्ड डिस्कशन का एडवांटेज। इसका लिमिटेशंस क्या है कि ये अगेन टाइम टेकिंग है, कोई बिजी सेटअप्स में करना मुश्किल है। देन लास्ट वन इज बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन। बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन कौन करेगा? टीचर। ही विल गिव बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट? कुछ क्लिनिकल केसेस, कुछ क्लिनिकल प्रोसीजर्स या क्लिनिकल स्किल्स का बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। दैट इज नथिंग बट बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें गोल क्या है? दैट स्टूडेंट्स विल लर्न द क्लिनिकल स्किल्स और एनी प्रोसीजर्स बेड साइड, है ना। तो ये वो लर्न कर सकते हैं। उसका एडवांटेज क्या है? दे विल हैव हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू लर्न द क्लिनिकल स्किल्स बाय सीइंग द पेशेंट, है ना। पेशेंट के ऊपर जो प्रोसीजर हो रहा है, जो क्लिनिकल स्किल्स वहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं टीचर, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से सीखना उनका एडवांटेज है, ठीक है। और उसका लिमिटेशंस क्या है कि वहाँ पेशेंट चाहिए, तो पेशेंट का कंसेंट चाहिए, तो ये बेड साइड डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग और बेड साइड टीचिंग। In this way we have completed unit 1. Okay, thank you.